हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा के साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य ज्ञान के बेस या आधार के रूप में एनसीईआरटी कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज की एनसीईआरटी की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि तथ्य और अवधारणा यानी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों की दृष्टि से एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसे पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे उनको हम हाईलाइट करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन इस एनसीईआरटी से बने हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक का पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, देखते हैं इसमें यहाँ लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है कि आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब आप भी देखे होंगे कि आकाश में शाम के समय छोटे छोटे से बिंदु दिखाई देते हैं, तारेनुमा, और इनकी संख्या असंख्य हो जाती है बढ़ के, इनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। ये बात सत्य है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तारे पृथ्वी के पास हैं और कुछ तारे पृथ्वी से दूर हैं। जो दूर हैं वो कम चमकते हैं और जो पास में हैं वो ज़्यादा चमकते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या की बात कर रहा है यहाँ पे कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जब पूर्णिमा कौन सी रात होती है जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वो पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो 15 दिन में पूर्णिमा और 15 दिन में अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, अगला पैराग्राफ कह रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन में के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तु क्यों नहीं देख पाते हैं? अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि दिन के समय ना तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है अच्छे से और ना ही छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं, जो चमकीली वस्तुएं जिन्हें छोटे छोटे से तारे हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास सूर्य अन्य तारों की अपेक्षा काफ़ी पास में है, तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पृथ्वी तक पहुंचता है और अन्य तारे जो हैं वो सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, तो उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। देखिए आगे इसमें यही लिखा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे हाईलाइट कर लीजिए पूरे पैराग्राफ को। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खगोलीय पिंड क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला पॉइंट, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं जिनमें वे बहुत ही मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, और ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो तारा की खासियत क्या है? स्टार की खासियत क्या होती है कि आकार में बड़े होते हैं। पहला पॉइंट है, आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं,
ये गैसों से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। जिसका जिक्र हमने पहले किया था वो अब इस पैराग्राफ में है। पहला पैराग्राफ देख लेते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यही बात हमने आपसे कही थी कि सूर्य की अपेक्षा वो बहुत काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए हम उनके प्रकाश और उनकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं और ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अगले पैराग्राफ में है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज इतना छोटा दिखाई पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। उसमें लिखा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है नक्षत्र मंडल क्या है, तो आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई, तो तारों की ये विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर, क्या बिग बियर बहुत एग्जाम में पूछा गया है। बिग बियर क्या है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर आपसे पूछे अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है या तारा मंडल है, ठीक है ना। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अगला है सप्त ऋषि। सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब होता है संत। तो सप्त ऋषि मंडल यह 7 तारों का समूह है जो किसी नक्षत्र या उर्सा मेजर का ही भाग है। अब चित्र नंबर 1.11 में देखना है, 1.1 में देखना है। ये चित्र वो है और ये आप देख सकते हैं नक्षत्र मंडल। ये सप्तऋषि मंडल नक्षत्र मंडल है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आप अपने परिवार और पड़ोस के किसी व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारे और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये बच्चों के लिए कक्षा 6 की किताब है, तो ये कहा गया है बच्चों से कि आप अपने परिवार में या पड़ोसियों से कहिए तो वो आपको रात के समय नक्षत्र मंडल और तारों के बारे में बताएं। अगला पॉइंट है इसमें, प्राचीन समय के लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो प्राचीन काल में क्या था कि कोई घड़ी तो थी नहीं, तो रात के समय किससे वो दिशा का निर्धारण करते थे और समय का भी निर्धारण ये लोग करते थे, ठीक है ना। तो ये किसके, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा में उत्तरी तारा जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, तो ये बात सही है कि ध्रुव तारा की पोजीशन क्या है, तो उत्तर दिशा में है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र क्रमांक 1.1 में आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ध्रुव तारा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सप्तऋषि थे, तो ये पहचान सकते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए सप्तऋषि मंडल में सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो आपको क्या देखना है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पैराग्राफ है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रह क्या कहलाते हैं, तो ये खगोलीय पिंड होते हैं लेकिन अपना स्वयं का इनका प्रकाश नहीं होता, अपनी स्वयं की ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हें पिंड ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब ये चारों ओर किसके चारों ओर घूमते हैं, जो ग्रह होते हैं वो आगे आपको बताएंगे। इसमें पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है दोस्तों, तो सूर्य है।
यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी किससे ऊष्मा ग्रहण करती है, लेती है या प्रकाश लेती है, तो वो सूर्य से लेती है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए ये लिखा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब यहाँ आगे देखेंगे, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी है, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होगी। दोस्तों अगले पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। अब यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे, सबसे नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा आंतरिक ग्रह। कहाँ? यहाँ लिखा होगा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है? तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों के बने हैं। कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो ग्रह हैं, वो सभी ग्रह, कौन से? चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आगे आगे देखेंगे आप, बाह्य ग्रह सूर्य के बहुत दूरी पर होते हैं, बहुत बड़े आकार में होते हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। तो वायु ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। बाकी आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बुध में देख लीजिए, सबसे एक ही समझाई दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और यहाँ देखिए बुध जो लिखा हुआ है, वहाँ पे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में ये बुध पूरा करता है और अपने अक्ष पर ये 59 दिन में ये पूरा करता है। ऐसे ही आपको सब देखना है, जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे ग्रह आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों आगे चल के देखते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और इस एनसीईआरटी की आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलें और देखेंगे, इसमें आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो उपग्रह लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं सौरमंडल क्या कहलाता है। यहाँ हेडिंग लिए सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। इसका मुखिया सूर्य होता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, सौरमंडल एग्जाम में बहुत पूछता है कि सौरमंडल है क्या। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं और जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। दोस्तों अब सूर्य की बात करते हैं, सन की बात करेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इसके सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तब भी हम इतना गर्म होता है। अगला है इसमें ग्रह। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार ये ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे लगा, देखिए ये ट्रिक लिखी हुई है। आप अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है, तो आप इसे याद कर लीजिए इस ट्रिक को।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा क्या होती है? तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और जिसे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडरलाइन करो। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगाता है। शुक्र और पृथ्वी का जुड़वां बहन माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वां बहन माना जाता है। क्यों माना जाता है जुड़वां बहन? क्योंकि यह आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वां बहन कौन सी है, तो शुक्र माना जाता है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु यहाँ पे स्टार लगा लो कि अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता, प्लूटो मतलब यम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया और कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। दोस्तों अब बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी ग्रह के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा, क्योंकि इसके पहले कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मैंने आपको बताया था अभी। तो दूरी के हिसाब से ये तीसरा है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जिसके कारण चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब को इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अगला पैराग्राफ कह रहा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल और केवल पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। ठीक है, अगला पैराग्राफ में कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि यह 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि नीला ग्रह किसे कहा गया है। अगला देखते हैं, अब पृथ्वी के उपग्रह की बात करेंगे, चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी के एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब कुछ रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं इसमें देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। इसी के हिसाब से आप दूरी भी सूर्य से पृथ्वी की तय कर सकते हैं कि कितनी दूरी है। रोचक तथ्य देख लीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि चंद्रमा की सतह पर कदम किसने रखा था?
तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है रोचक तत्वों में, कौन सा पॉइंट है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है, तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि उपग्रह क्या होता है। अगला इसमें अगले पैराग्राफ में है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जो मानव निर्मित रॉकेट होता है, वो रॉकेट मानव निर्मित उपग्रह होता है, वह रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। दोस्तों बात चंद्रमा की हो रही थी। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मैं आपको बता चुका हूं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग कितने दिन में लगाता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पर कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। अगला पैराग्राफ कह रहा है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। देखिए चंद्रयान 3 पहुंचा है, उसका ऑर्बिटर है, रोवर है और लैंडर है। आप जानते हैं जो लैंडर है वो लैंड करने के काम आता है। रोवर जो है, रोवर निकल कर वहाँ से ऑर्बिटर के द्वारा क्या करेंगी, वहाँ की फ़ोटो, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो सब इसरो तक पहुँचाएंगे। और ये कह रहे हैं कि चंद्रमा पर क्या क्या है, मैदान है, गड्ढे हैं, पर्वत हैं, ये सब चंद्रमा पर पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो पिंड हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा लो इसमें तो, कि क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और क्षुद्र ग्रह ये कहलाते हैं। अगला है इसमें उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो रात में आपको चमकता हुआ तारा एकदम से आपके पास से निकल जाता है और आप सोचते हैं कि इससे कोई विश मांग लें वो पूरी हो जाएगी, तो वो तारा जो है वो एक प्रकार का उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाता है। फलस्वरूप चमकदार और प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं और धरातल में वो गड्ढे बना देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लोनार झील जो महाराष्ट्र की है वो उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। तो ये उल्का पिंड कभी जला नहीं होगा और एकदम से जब पृथ्वी की सतह पर गिरा तो गड्ढा बना दिया और वहीं पानी जमा हो जाता है तो झील बन जाती है और ऐसी झील को लोनार झील कहा जाता है। ये आपको आगे ज्योग्राफी के ही टॉपिक में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं, क्या आप तारों
वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह पर चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। तो आकाशगंगा क्या होती है? लाखों तारों का समूह होती है कुल मिला के। कक्षा 6 की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला इसमें लिखा हुआ है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर हैं। जैसे पहला लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ग्रह और तारों में अंतर। दूसरा है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अगला है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अगला है, हम हमेशा चंद्रमा के किस भाग को देख नहीं पाते हैं। अगला है, ब्रह्मांड क्या है। तो ये क्वेश्चन है और इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपको वीडियो अगर आज का पसंद आया है तो हमारे चैनल का नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला। इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आज की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी और कल इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।